हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। राजस्थान का भूगोल से संबंधित हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रखी है और इसी श्रृंखला में आज हम एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं और इस अध्याय का नाम है दोस्तों राजस्थान की जलवायु। हाँ, आपने ठीक ही सुना, राजस्थान की जलवायु। और ये अपने आप में वैसे भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर आपके सिलेबस में राजस्थान का भूगोल है तो दोस्तों राजस्थान का भूगोल में ये जलवायु से संबंधित प्रश्न अवश्य पुटअप होता है। और यह एक बहुत ही शानदार और सरल सा अध्याय है। ये अगर आपने थोड़ा सा भी समझ लिया तो आपका प्रश्न बिल्कुल आराम से सही होने के चांस बन जाते हैं। तो वैसे तो आप में से काफ़ी विद्यार्थी हैं जो पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हो सकता है ये ज़्यादा मुश्किल न हो, लेकिन जो नवीन विद्यार्थी हैं जो अभी प्रतियोगिता की दुनिया में कदम रख रहे हैं उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो और जो पुराने विद्यार्थी हैं जिनको आता है, उन दोनों के लिए भी ये बातें शुरुआत में समझना ज़रूरी है दोस्तों। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए नुकसानदायक बन सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ कम आता है, बहुत कुछ आता है और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जहाँ से हमें ज्ञान मिले वो ज्ञान अर्जित कर लेना समझदार विद्यार्थी की पहचान होती है। ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। तो जो नवीन विद्यार्थी हैं वो और जो पुराने विद्यार्थी हैं दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। एक एक करके हम वैसे मुख्य रूप से इसमें एक तो भारतीय मौसम विभाग का जो वर्गीकरण है यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं, और एक है जो कोपेन का वर्गीकरण है ट्रीवार्थ का और थॉर्नवेट का, उनसे संबंधित हम एक एक करके पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मैं इस मैप को जूम कर रहा हूँ। देखिए, यह राजस्थान सामान्य जलवायु प्रदेश, राजस्थान के सामान्य जलवायु प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ एक तो ये कलर दिखा रखा है ये ना, और एक ये दूसरा ये आ गया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये कलर है, चौथा ये और पांचवा ये। इस प्रकार से भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जो जलवायु इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये जो पीला कलर है इस कलर में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है ये कौन सा जिला है, सबसे मध्य में जैसलमेर जिला है। तो जैसलमेर जिला है ये इस जलवायु खंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस जलवायु खंड का नाम क्या है हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। वैसे इसका नाम शुष्क, मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया है। मैं बता दूं, शुष्क है और ये अर्ध शुष्क। हमने थार का रेगिस्तान है वो भौतिक प्रदेशों में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या था, मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके 2 भाग बनाए गए थे, एक तो शुष्क एक अर्ध शुष्क। ठीक उसी प्रकार से यह जलवायु भी भारतीय मौसम विभाग ने वर्गीकृत करते समय 2 भाग बनाए इसके, एक तो शुष्क एक अर्ध शुष्क। और ठीक इसके बाद में 1 2 3 ये 3 भाग अलग से देखिए, 1 2 और 3 ये तीनों आर्द्र, आर्द्र नाम याद रख लो। अब इस आर्द्र का मतलब है एक तो है ये भी आर्द्र ये भी आर्द्र ये भी आर्द्र, लेकिन ये तो मुख्य आर्द्र ये बीच वाली है आर्द्र जलवायु, ये पूर्वी मैदान वाला भाग ये। और ठीक इसके ऊपर ये है उप आर्द्र, ये आर्द्र ये उप आर्द्र। और जो नीचे है यहाँ अति आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला। तो ये गीला होने का मतलब बरसात, बरसात जहाँ ज़्यादा होगी वो तो अति आर्द्र हो गया। यहाँ ज़्यादा बरसात होती है तो ये अति आर्द्र, यहाँ इससे ठीक कम वर्षा होती है तो ये आर्द्र, और इससे कम इस क्षेत्र में वर्षा होती है तो ये उप आर्द्र। तो कहने का मतलब ये शुष्क ये अर्ध शुष्क, फिर ये
तीनों आर्द्र के, जिसमें से सबसे ऊपर उप आर्द्र, फिर आर्द्र और ये अति आर्द्र। वर्षा के आधार पर ये आर्द्रता बताई गई है। तो यहाँ आप पुनः देखिए, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, 5 प्रकार की जलवायु बताई है किन्होंने, भारतीय मौसम विभाग ने। अब यहाँ एक एक करके देखिए, इसमें कौन सा जिला है जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व जैसलमेर कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये जो अर्ध शुष्क है, इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये जोधपुर, जोधपुर है ना, ये प्रतिनिधित्व कर रहा है इसका। और यहाँ जो उप आर्द्र है, इसमें जयपुर, देखिए जयपुर है, ये इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधि जिला पूछा गया दोस्तों इस प्रकार से कि जो अति आर्द्र जलवायु है, इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है, या जो उप आर्द्र है उसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है। इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इसका तो है जैसलमेर, इसका जोधपुर और इसका जयपुर। और यहाँ देखिए जो आर्द्र है, आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, इसका प्रतिनिधित्व ये सवाईमाधोपुर है। सवाईमाधोपुर जिला इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। ये रहा, जहाँ रणथंभौर, ये सवाईमाधोपुर जिला है, इसी में रणथंभौर दुर्ग था ना। तो यहाँ थोड़ा सा दोबारा से हम छोटा करते हैं मैप को। अब देखिए ये 4 तो आ गए। अब बचा कौन सा, अति आर्द्र, ये वाला। अति आर्द्र जिला जो क्षेत्र है, इसका प्रतिनिधित्व फिर कौन सा जिला कर रहा है, इसका झालावाड़, ये झालावाड़ है, ये अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आपके याद हो गए होंगे शायद। मेरी आशा है कि आपने अगर ठीक ढंग से ये मेरे साथ साथ पढ़ लिया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि जैसलमेर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है जलवायु में, शुष्क का, और जोधपुर अर्ध शुष्क का, जयपुर किसका, उप आर्द्र का, सवाईमाधोपुर आर्द्र का, झालावाड़ किसका, अति आर्द्र जलवायु है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं समझे। मेन मुख्य कौन सा, किस जगह से हम इसका पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। जो एकदम सेंटर में हो, वहाँ से लगभग पूरी देख रेख हो सके, वो बीच का केंद्र है या मुख्य केंद्र। पूरा बिल्कुल सेंटर में होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हो गए केंद्र। अब इसमें क्षेत्र के हिसाब से देखें तो देखिए वर्षा किस प्रकार से होती है। इसमें वर्षा हमें पता है, झालावाड़ में यहाँ काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है और यहाँ कम बरसात होती है। जैसलमेर में वैसे 10 सेमी वर्षा मानकर औसत माना गया है। हम ये 10 है, जैसलमेर में अगर 10 है तो हमें जैसलमेर का ठीक इस पश्चिम वाला इलाका यहाँ 0 मान सकते हैं। यहाँ 0 से लेकर ये 20 सेंटीमीटर वर्षा, 0 से 20। हालांकि 10 से 20 आता है तो भी यही क्षेत्र होगा। ऑप्शन में कई बार 0 से 20 लिखा हुआ नहीं मिलता, 5 से 20 आ सकता है। ये तो 20 है, लेकिन ये 0 से 20 है या 5 से 20 है, 10 से 20 है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। ये 0 से 20 मानकर हम यहाँ चल रहे हैं। तो 0 से 20 कौन सा हो गया, शुष्क क्षेत्र। ये बरसात की बात हो रही है, वार्षिक जो वर्षा होती है उसका औसत निकाला गया है। 0 से 20, 20 से फिर 40, ये अर्ध शुष्क, ये तो शुष्क 0 से 20 और फिर यहाँ अर्ध शुष्क है, यहाँ 20 से 40 सेमी की वर्षा, ये 20 तक आ गया और ये 40। और फिर आगे देखिए उप आर्द्र, ये 40 से 60, कितना, 40 से 60 सेमी वर्षा है और ये 60 से 80। अब आप दोबारा देखिए कितना
20 का पहाड़ा बोलो, 20 एक का 20, 20 2 40, 20 3 60, 20 चौके 80। बहुत सरल है, यानी 20-20 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। 4 तक यानी 4 क्षेत्र कवर हो गए हैं। जलवायु क्षेत्र कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क और उपार्द्र, आर्द्र। यहाँ 20-20 के हिसाब से बढ़ रही है वर्षा की मात्रा। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, इस प्रकार से कवर हो गया। अब बचा लास्ट में अति आर्द्र वाला, उसको 20 न मानकर आप सीधे 150 तक पहुंचा दो, 150 तक। 80 से 150 सेमी तक वर्षा इस क्षेत्र में होती है, 80 से 150। अब आपको ऑप्शन में उलझाने के लिए क्या करेंगे, वो 80 से 120 लिख देंगे। 150 लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, हमने तो 150 याद किया था, लेकिन ये तो उस ऑप्शन में है भी नहीं। कौन सा? 80 से 150 नहीं है। तब आप 80 से 120 करना, या फिर 3 ऑप्शन कम दे रखे हैं और एक ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा दे रखी है, तो वो सबसे ज़्यादा वाला, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा इस अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, इसी में होती है, नीचे वाले में। तो यहाँ 80 से 150 सेमी तक है वर्षा। बाकी सब में 20-20 की वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ 20 की नहीं है, ज़्यादा है, 80 से 150 तक पहुँच चुका है। अब आप वर्षा के बारे में सीख गए, जो प्रतिनिधित्व जिला था उसके बारे में सीख गए। हालांकि इनके बारे में आगे हम एक एक करके और भी लिखित रूप में देखेंगे। अब मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि वनस्पति में हमने पढ़ा था, यहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं। वनस्पति यानी वर्षा बहुत कम होती है तो वनस्पति कम होगी, और वनस्पति कम होगी उसमें भी जो कंटीली झाड़ियाँ हैं वो इस इलाके में पाई जाती हैं। तो यहाँ वनस्पति के रूप में अगर पूछा जाए तो कंटीली झाड़ियाँ हैं। और यहाँ इस क्षेत्र में कंटीली झाड़ियों के साथ साथ अन्य वृक्ष भी मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये मुख्य रूप से ये दोनों क्षेत्र कौन कौन से, उप आर्द्र और शुष्क, अर्ध शुष्क, इन दोनों में वनस्पति पाई जाती है। वो किस प्रकार की? स्टेपी प्रकार की, जो स्टेपी नाम आता है कई बार, स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है, जो ये पर्वतीय इलाका है ना यहाँ पर। और फिर आगे ये मानसूनी वन, जो आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पतझड़, ये इलाका पतझड़ वनस्पति के लिए जाना जाता है। वृक्ष हैं वो पतझड़ या मानसूनी वन है। यहाँ हमने वनों के प्रकार के बारे में, वनस्पतियाँ पिछले अध्याय में पढ़ा था, तब काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया था। तो ये पतझड़ वाला इलाका, और ये बहुत अच्छी बरसात होती है तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे। और साथ में ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा के ठीक इस साइड में उष्ण कटिबंध, और ये ऊपर वाला शीतोष्ण या उप उष्ण, उपोष्ण कटिबंध। तो ये काफ़ी वनस्पति में संपन्न क्षेत्र है। कौन सा? अति आर्द्र क्षेत्र वाला। तो ये सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। किस प्रकार की वनस्पति? सवाना प्रकार की। अब ये कर्क रेखा हमें पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इससे ठीक नीचे की तरफ यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध है? कटिबंध के आधार पर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा राजस्थान है। मैं एक बार थोड़ा सा इसका क्लीन अप कर देता हूँ। इसमें ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई गुजरती है, बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच है। और 21 जून को हमें पता है कर्क रेखा बिल्कुल अपने उत्तरी छोर पर यहाँ होती है। और 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, जबकि तिरछी किरणें कहाँ? गंगानगर में पड़ती हैं। तो ये जो सीधी किरणें 21 जून के बाद आगे की तरफ, उत्तर की तरफ नहीं खिसकेगा, बस अंतिम किनारा आ गया, फिर वापस दक्षिणायन की तरफ मुड़ जाता है। सूर्य वो वापस भूमध्य रेखा की तरफ है, यानी दक्षिण की दिशा में मुड़ जाता है, इस साइड में आना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं हम दक्षिणायन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 21 जून के दिन सूर्य की किरणें पूर्ण रूप से कर्क रेखा पर चमकती हैं। इस वजह से सबसे लंबी अवधि होगी दिन की, कब है?
ये जो 21 जून की तारीख है उस दिन राजस्थान में। अब इसके ठीक नीचे ये कटिबंध है उष्ण, क्योंकि यहाँ सूर्य सीधा चमक रहा है, तो ये तो उष्ण कटिबंध। और इस साइड में सूर्य कभी आया ही नहीं, कर्क रेखा से आगे तो जाता ही नहीं है, तो ये उष्ण तो है, लेकिन इसके साथ में कुछ शीत शीत का प्रभाव इसमें आता है। तो कर्क रेखा से ऊपर तथा मकर रेखा से नीचे शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण कटिबंध होता है, जिसको उप उष्ण भी बोलते हैं। उप प्लस उष्ण या उपोष्ण, एक तो ये होता है उप प्लस उष्ण। जिस प्रकार से आर्द्र और अर्ध उप आर्द्र हमने किया था ना, आर्द्र से कुछ कम उप आर्द्र, राष्ट्रपति से कुछ कम अधिकार उपराष्ट्रपति को, ठीक उसी प्रकार से उप उष्ण, ये तो बिल्कुल उष्ण कटिबंध, ये उप उष्ण कटिबंध है। तो इसी उप उष्ण को शीतोष्ण भी बोलते हैं। शीतोष्ण और उप उष्ण एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये देखो राजस्थान में कितना एरिया उपोष्ण का है और कितना एरिया उष्ण का है, तो ये दोस्तों 99% भाग तो कौन सा ये कवर कर रहा है, उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान का लगभग कितना भाग है, 99%, जबकि 1% भाग है ये किस कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। वैसे तो मोटे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति है वो उपोष्ण कटिबंध में है, ऑप्शन में मिलता है हमें उपोष्ण कटिबंध। लेकिन गहराई में प्रश्न पूछें तो 99% भाग तो राजस्थान का उपोष्ण कटिबंध में है, जबकि 1% भाग उष्ण कटिबंध में है, यानी सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी चमकती हैं उष्ण कटिबंध में। तो उस क्षेत्र में ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में। तो ये भी मामला क्लियर हो गया जलवायु से संबंधित। अब वर्षा कहाँ से प्रवेश करती है, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो एक तो अरब सागर की तरफ से मानसून आता है राजस्थान में, एक आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून। हमें पता है प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें जब मानसून प्रवेश करता है हिंद महासागर की तरफ से, तो हिंद महासागर की तरफ से दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवने पे प्रवेश करते हैं भारत में, आगे प्रायद्वीपीय भाग आ जाता है, जिस वजह से इस मानसून के दो भाग बन जाते हैं। यहाँ से दो भाग बन जाते हैं, एक तो अरब सागर की तरफ और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो मानसूनी पवने जाते हैं, वो पवने आगे गारो की जो पहाड़ियाँ, खासी गारो यानी मेघालय मासिनराम की तरफ से उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ से आगे पहाड़ है, हिमालय पहाड़ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से टकरा कर मानसूनी पवने पूरे भारत में फैलते हैं। हिमालय के सारे सारे उत्तर का जो विशाल मैदान है वहाँ से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करते हैं। तब तक ये लगभग अपना पानी उड़ेल देते हैं, लगभग पानी इनका खत्म हो जाता है, तो राजस्थान में बहुत कम मात्रा में पानी पहुँचता है। लेकिन फिर भी इतनी दूरी तय करने के बाद में भी राजस्थान में अरब सागर की बजाय ज़्यादा बरसात करती है। कौन सी, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले पवने ये। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात किस की तरफ से आने वाले मानसून से होती है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आती हैं उनसे ज़्यादा बरसात होती है राजस्थान में, बजाय किसके, अरब सागर से आने वाले मानसून की बजाय। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि सबसे पहले राजस्थान में मानसून का प्रवेश कहाँ होता है, तब ये ज़्यादा तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ गया, लेकिन सबसे पहले प्रवेश करता है वो एक बहुत ही पतली सी स्थिति के साथ, अर्थात एक बहुत ही कम संक्रिय से क्षेत्र में से राजस्थान में प्रवेश करते हैं, बांसवाड़ा में अरब सागर से आने वाले जो मानसूनी पवन है वे। तो सबसे पहले राजस्थान में मानसून का प्रवेश कहाँ होता है, ये बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ा में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। तो मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा जिला हो गया, बांसवाड़ा। लेकिन सबसे अधिक मानसूनी पवने बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले हैं, वो बरसात करवाते हैं राजस्थान में। ये अरब सागर से आने वाले मानसूनी पवने ये कम बरसात करवाते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला इस मानसूनी पवने
जो ये मानसूनी पवने इनके समानांतर भी हैं। तो समानांतर होने की वजह से ये अवरोध पैदा नहीं होता है और वे आगे की तरफ चली जाती हैं। अरब सागर से आने वाले मानसूनी पवने आगे की तरफ चली जाती हैं और जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक बात और भी होती है, क्योंकि यहाँ उष्ण ये शुष्क है, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध वाला इलाका, यहाँ हवाएं नमी अपनी खो देती हैं। ये हवाएं अपनी जो नमी साथ लेकर आई थी वो यहाँ खो देते हैं, जिस वजह से वर्षा कम होती है। और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से जब मानसून आता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये अवरोधक का काम करती है। ये समानांतर नहीं है, अवरोधक का काम करती है, इसलिए पूर्वी राजस्थान में बरसात ठीक होती है। तो चलो मान लिया मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा से होता है, लेकिन प्रश्न ऐसे पूछ लें तो कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मानसूनी पवन है उनका प्रवेश राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में होता है, तब आप ये मत कर देना कि भरतपुर में या धौलपुर में होता है। नहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले जो मानसूनी पवने हैं उनका प्रवेश झालावाड़ जिले से होता है। यहाँ से प्रवेश करते हैं और ये पवने इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बरसात कम होती जाती है और राजस्थान में यहाँ आते आते बरसात बिल्कुल नामात्र की रह पाती है। तो यहाँ सबसे कम बरसात होती है और यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है। सबसे कम यहाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ। और मात्र 5 दिन यहाँ रहने के बाद ये वापस लौटने शुरू हो जाते हैं, वापस इसी रास्ते से। तो यहाँ प्रवेश करी उस समय से लेकर यहाँ पहुँचे तब तक, और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आई तब तक, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा वो, प्लस यहाँ रुकी रही उतने दिन वो, और वापस आने में जो समय लगा वो, कुल मिलाकर 3, मान लेते यहाँ 10 दिन यहाँ जाने में समय लगा और 10 दिन आने में समय लगा 20, और 5 दिन यहाँ रुकने में, तो 25 दिन हो गए। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा 25 दिन यहाँ बरसात हुई है। ये 25 में बोल रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। कौन से ज़िले में? झालावाड़ में। तो सबसे आर्द्र जिला कौन सा हुआ? झालावाड़। सबसे आर्द्र जिला कौन सा हुआ? झालावाड़। मैंने स्थान नहीं बोला है, ध्यान रखना। अगर स्थान आ गया तो झालावाड़ नहीं होगा। स्थान के रूप में ये देखिए, अति आर्द्र में ये जो कलर है, ये कलर यहाँ भी है और यहाँ भी है, माउंट आबू की तरफ भी है। तो माउंट आबू जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है दोस्तों। अगर स्थान के रूप में पूछा जाए तो हाँ, मानते हैं कि झालावाड़ जिले में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, क्षेत्रफल में ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन किसी निश्चित स्थान के रूप में अगर पूछा जाए तो वो माउंट आबू है। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा बरसात होती है स्थान के रूप में। चलिए अब हम एक बार मैप को छोड़ते हैं, हम दोबारा आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हम थ्योरिकल पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु परिभाषा क्या है इसके बारे में? 30 वर्ष से अधिक समयावधि, कितने? 30 वर्ष लिखा है यहाँ। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं? 30 वर्षों 30 वर्षों की समयावधि की जो जलवायु वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको जलवायु बोलते हैं। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग कौन से कटिबंध में? उप प्लस उष्ण यानी उपोष्ण कटिबंध में। और ये क्या होता है ये मैप में मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया दोस्तों। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के कुछ भाग को छोड़कर, क्योंकि वहाँ उष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा से ठीक नीचे की तरफ यानी दक्षिण तरफ है कौन कौन से? कुछ भाग डूंगरपुर का और बांसवाड़ा का। राज्य में अधिकांश वर्षा, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में, जबकि पूरा राजस्थान 99% राजस्थान किस में? उपोष्ण कटिबंध में। राज्य में अधिकांश वर्षा कौन से महीनों में होती है? जुलाई अगस्त में। जून के बाद प्रवेश हो जाता है मानसून का, तो जून के अंत से लेकर अगस्त तक, ऐसे भी आ सकता है। जून के अंत से लेकर 15 सितंबर तक, ऐसे भी आ सकता है 15 जून से 15 सितंबर। लेकिन मुख्य 2 महीनों के बारे में पूछा जाए तो जुलाई अगस्त होता है।
लेकिन कई बार हमारे दिमाग की परीक्षा लेने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि 15 जून से 15 सितंबर तक के सबसे ज़्यादा बरसात होती है, जुलाई अगस्त ऑप्शन में देते ही नहीं है। तब हमें थोड़ा दिमाग की कसरत करनी पड़ती है। ये 15 जून से 15 सितंबर तक या जुलाई से अगस्त तक। मावठ, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है? भूमध्य सागर हमें पता है यूरोपीय महाद्वीप में, तो वहाँ उत्पन्न पश्चिम विक्षोभों से राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा होती है। ये राजस्थान है, इस राजस्थान में इस साइड से जो शीतकाल में यानी सर्दियों में पश्चिम विक्षोभों की वजह से हल्की फुल्की बरसात होती है और उसकी वजह से धुंध भी आती है, जो कि फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है दोस्तों। अगर 1 अंगुल बरसात हो जाए, 1 mm बरसात हो जाए, तो भी बहुत गुण करती है वो। तो ये शीतकालीन जो बरसात होती है भूमध्य सागरीय विक्षोभों से, पश्चिम विक्षोभों से राजस्थान में प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं शीतकालीन वर्षा या मावठ। मावठ बोलते हैं स्थानीय भाषा में। जिस प्रकार गर्मी में चलने वाली जो तेज हवाएं होती हैं उनको लू बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बरसात को क्या कहते हैं? मावठ। राज्य में वार्षिक औसत वर्षा 58 सेमी। फिर वही बात, 58 सेमी जरूरी नहीं ऑप्शन में लिखा हुआ मिले, 57.8 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 57.7 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई बार 57.1 भी लिखा हुआ मिल सकता है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से देते हैं कि औसत वर्षा होती है 50 सेमी, 68 सेमी, 60 सेमी और 57.5 सेमी। तो 58 के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? 57.5। तो उस हिसाब से औसत वार्षिक वर्षा कितनी मानी जाती है? 57.5 सेमी। कहने का मतलब है 58 सेमी के इर्द गिर्द जो नज़दीकी है वही होगा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत से कारक हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कारक हैं उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो तापमान, मुख्य प्रभाव तापमान का ये जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि मानसूनी पवनें जब राजस्थान में प्रवेश करते हैं तापमान की वजह से वो सोख ले जाते हैं, उनकी नमी कमज़ोर पड़ जाती है, नमी कम हो जाती है, जिस वजह से बरसात कम होती है। और तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य समुद्र तल से राजस्थान की ऊंचाई वो ज़्यादा अधिक नहीं है। अगर ज़्यादा अधिक होती तो तापमान कम होता, लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई कम है, इस वजह से तापमान लगभग समान एक जैसा पड़ता है और ज़्यादा ही पड़ता है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, इसके बारे में हमें पता ही है, अभी हमने चर्चा कर लिया है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण है और आर्द्र। महासागरीय भागों से दूरी, महासागरीय भाग कौन कौन से हैं? एक तो अरब सागर है, तो अरब सागर से कितने किलोमीटर की दूरी है? 400 किलोमीटर की दूरी। और कच्छ की खाड़ी पास में ही है, वो 225 किलोमीटर है। तो कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर राजस्थान की दूरी, तथा अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा राजस्थान। अतः यह प्रदेश सागरीय समप्रभाव से वंचित रह जाता है। सागरीय समप्रभाव का मतलब क्या हुआ? जो समुद्र के अपने यहाँ सर्दी में ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन जब आप महाराष्ट्र में समुद्र तल के पास यानी पानी के नज़दीक है, जहाँ भी महासागर है उसके नज़दीक है, आप वहाँ देखोगे तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं, सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं, यानी मौसम में वो बिल्कुल समान रहता है। थोड़ी सी अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा तापमान नीचे आ जाएगा, और गर्मी का मौसम है तो तापमान थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उनका अंतराल ज़्यादा नहीं होगा, तापांतर है वो कम रहेगा, लगभग समान पोजीशन लिए हुए होगा। इस वजह से वहाँ गर्मी और सर्दी चाहे कोई भी मौसम हो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन राजस्थान में तो समुद्र से दूरी रहेगी ज़्यादा, ये 400 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए समुद्र का प्रभाव खत्म हो जाता है।
और कच्छ की खाड़ी है, ये भी 225 किलोमीटर दूर है। तो ये भी कारण है एक। समुद्र तल से ऊंचाई, राज्य का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। काम नहीं है, ये कम है। कम ऊंचा होने की वजह से, इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान में तापमान की एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी तापमान लगभग एक जैसा रहता है, अधिक रहता है। एक जैसे का मतलब क्या हुआ कि अधिक रहता है। सूर्य से समुद्र तल से ऊंचाई कम है, इसलिए सूर्य की जो किरणें वो ज़्यादा असर करेंगी यहाँ। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हिमालय पहाड़ ऊंचा है तो वहाँ ठंड ज़्यादा है, इतनी गर्मी नहीं होती है। हमारे माउंट आबू राजस्थान में ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ भी इतनी गर्मी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ उष्ण मौसम रहता है। अरावली पर्वत, अगला पॉइंट देखिए, अरावली पर्वतमाला तथा मरुस्थल, इनके बारे में भी हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ लिया है। अरावली पर्वतमाला राज्य के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है, जो कि गर्मियों में अत्यधिक गर्म तथा सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है मरुस्थल की वजह से, और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, जिस वजह से बरसात है वो कम हो पाती है यहाँ। तथा अरावली राज्य की जलवायु को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में विभक्त करती है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो पूर्वी भाग, एक पश्चिम भाग, दो भागों में विभाजित कर देती है अरावली पर्वतमाला। तो जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते हैं, मानसूनी जो पवनें आती हैं, उनको तो रोक लेती है। तो एक भाग तो हो गया वृष्टि छाया प्रदेश, यानी पीछे वाला थार की मरुस्थल की तरफ है, वहाँ वर्षा नहीं पहुँच पाती है, वो मानसूनी पवनें पूर्वी साइड में बरसात करवा देती हैं, ये अरावली पर्वत की वजह से। हालांकि इतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता है, क्योंकि अरावली पर्वत की जो ऊंचाई है वो कम है। ऋतुएं, ये भी कई बार पूछा गया है। जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है? मार्च से मध्य जून तक, मार्च से लेकर मध्य जून। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। अब देखिए, मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर छूट गया बीच में, और नवंबर से फरवरी। तो फिर ये अक्टूबर बीच में क्यों छूट गया? यहाँ भी कारण है दोस्तों। ये तो 3 आ गई ऋतुएं, जबकि अक्टूबर नवंबर का महीना है, ये नवंबर या 15 नवंबर से मान लो, अक्टूबर नवंबर का महीना मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है, यानी मानसून वापस जाना शुरू हो जाता है। और उस समय की उमस से हमारे भारतीय महीनों के हिसाब से एक महीना आता आश्विन, कहते हैं आसोज बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो आसोज की जो उमस होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, जो जेठ की गर्मी होती है उसको भी पछाड़ देती है कंपटीशन में, अगर उनका कंपटीशन करवाया जाए तो। ये जब खेतों में काम करते हैं लोग, किसान भाई, उनको पता होता है कि आश्विन महीने की जो उमस होती है वो कैसी होती है। आश्विन महीने यानी आसोज की जो उमस है वो यही महीना है, यानी अक्टूबर नवंबर वाला ये मौसम है जब मानसून वापस जाता है। उस समय मानसून प्रत्यावर्तन का मौसम आता है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है वापस जाना, जैसलमेर से झालावाड़ की तरफ वापस जा रहा होता है ये। अब राजस्थान में कम वर्षा होने के मुख्य कारण, ये तो कम वर्षा के क्या क्या कारण है? बंगाल की खाड़ी का मानसून जो आता है वो गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता लगभग समाप्त कर चुका होता है। हमारा जो भारत है, इस भारत नक्शा आप खुद बनाकर देख लेना, मेरे को ऐसा ही आता है, मैं चित्र बनाने में कमज़ोर हूँ इसलिए क्षमा करना। अब बंगाल की खाड़ी से यहाँ से जो मानसून प्रवेश करता है, आगे यहाँ हिमालय पहाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं इनसे टकरा कर मानसूनी पवनें
हिमालय को पार तो कर नहीं पाती हैं और यहाँ से टकरा कर इसके सारे इस साइड में पश्चिम की तरफ मुड़ती हैं। जब ये पश्चिम की तरफ मुड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा वर्षा तो इस मोड़ में मासिनराम चेरापूंजी आपने सुना होगा, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान ये मासिनराम ही है और यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। मासिनराम पहले चेरापूंजी हुआ करता था नाम, अब भी कई बार चेरापूंजी दे देते हैं, लेकिन मासिनराम अगर आ गया तो मासिनराम उत्तर होता है इसका सही। चेरापूंजी से ज़्यादा सही मासिनराम ऑप्शन में आता है, तो वो करना चाहिए हमें। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ से जैसे जैसे ये पवने इस साइड में बढ़ते हैं तो वर्षा आते करती जाती हैं और ये गंगा का मैदान है। इस गंगा के मैदान में काफ़ी जमकर वर्षा होती है, लेकिन हमारा ये राजस्थान, इस जगह आते आते ये बदलियाँ पानी अपना ज़मीन पर उड़ेल देती हैं। पानी की मात्रा इनके पास बहुत कम रह पाती है, ज़्यादातर पानी यहाँ देकर आ जाती हैं, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इनके पास पानी की मात्रा कम रह पाती है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो सबसे पहला तो यही कारण है कि बंगाली की खाड़ी का मानसून गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता लगभग समाप्त कर चुका होता है। आगे देखिए, अरब सागर से आने वाले मानसूनी हवाओं की गति के समानांतर ही अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, अतः हवाओं के बीच अवरोध न होने के कारण वे बिना वर्षा किए आगे बढ़ जाती हैं। ये ऐसे अरावली पर्वत श्रृंखला और अरब सागर से आने वाला मानसून ऐसे ही आता है, तो ये अवरोध पैदा नहीं कर पाती हैं। इन पवनों में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता, इसलिए इसके सारे ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन से पवने? अरब सागर से आने वाले पवने। हमें पता है अरब सागर राजस्थान के इस साइड में है, ये राजस्थान है, तो इसके इस साइड में कौन सा? अरब सागर। तो यहाँ से आने वाले पवने अरावली के समानांतर होने की वजह से सीधे आगे चली जाती हैं, इसलिए भी वर्षा नहीं होती है। तीसरा कारण देखिए, मानसूनी हवाएं जब रेगिस्तानी भाग पर आती हैं तो अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आर्द्रता घट जाती है। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो नमी होती है हवाओं में, वो नमी खत्म हो जाती है, इसलिए बरसात होने के चांस कम रह जाते हैं। तो अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आर्द्रता घट जाती है, जिससे वे वर्षा नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने मैप के माध्यम से प्रारंभिक जानकारियाँ जो हमने राजस्थान का जो जलवायु का विभाजन किया भारतीय मौसम विभाग ने, उसके आधार पर हम राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में अर्जित कर पाए हैं। और इसका शेष भाग, क्योंकि वीडियो अब काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, तो इसका जो शेष भाग हो वो हम आगे एक या फिर दो वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया दोस्तों। अगर आपके कहीं किसी प्रकार से कोई ध्यान में नहीं आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा बैक करके देख लिया करो। इससे बाहर कोई प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है, जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं यहीं से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक बात जो हमेशा की तरह आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं थोड़े बहुत, तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। और संतुष्ट न हो तो भी कमेंट में लिख दिया करो कि ये आप में कमी है, ताकि मैं सुधार कर सकूँ अपने आप में। आपके सहयोग से ही ये चैनल मैंने शुरू किया है और आपके सहयोग से ही ये आगे बढ़ पाएगा, इसलिए आपके सहयोग की, चाहे वो कैसा भी हो, मैं हमेशा आशा रखता हूँ। तो आपके सहयोग की आशाओं के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।